सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने समंदर पार सुपर पावर अमेरिका की बाज़ाब्ता क़यादत हलफ उठाकर संभाल ली है और वो अमेरिका के 47वें और सबसे उम्र रसीदा सदर बन चुके हैं। उन्होंने हलफ लेते ही अपने इलेक्शन एजेंडे पर अमल भी शुरू कर दिया और धड़ाधड़ अहकामात जारी कर रहे हैं। अच्छा, सबकी नज़रें अगर मैं कहूँ कि वाइट हाउस पर है तो गलत नहीं होगा कि वहाँ से आखिर क्या ऑर्डर निकलते हैं और क्या पॉलिसीज़ बनती हैं जिनके 100% आलमी सियासत और मशहद पर असरात मुरतब होने हैं। अच्छा, पाकिस्तान से भी जो पॉलिसी साज हैं उन समेत बहुत से लोगों की नज़रें वाइट हाउस पर जमी हुई हैं और उनमें से कुछ नज़रें उम्मीद भरी हैं और कुछ में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। और इस शिद्दत से अगर मैं कहूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के हलफ का इंतज़ार शायद अमेरिका में रिपब्लिकन्स को भी नहीं था जितना यहाँ पर किया जा रहा था। अब दूसरी जानिब हुकूमत है जो कहने को तो ये कह रही है कि PTI की उम्मीदें खुली आंखों का ख्वाब हैं, लेकिन सच ये है कि परेशानियाँ इक़्तिदार के ऐवानों की दीवारें फैलांग रही हैं। पर्दे के पीछे मुज़ाकरात की खबरें मीडिया की हेडलाइंस बन चुकी हैं और हुकूमत से होने वाले खुले मुज़ाकरात का मुस्तकबिल अच्छी हेडलाइंस नहीं दे रहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी बात पे अड़ गई है और उसने साफ कह दिया है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं तो फिर बात नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात के लिए बेचैन अपोजिशन एकदम यूं बेनियाज आखिर क्यों हो गई? क्या इसका ताल्लुक व्हाइट हाउस में होने वाली तब्दीली से है? और ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या तहरीक-ए-इंसाफ कॉल के इंतजार के सिवा कुछ नहीं करेगी? जाहिर है इसका जवाब नफ़ी में होगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत पर दबाव भी बढ़ाती चली जाएगी और वो एक बार फिर सड़कों पर हो सकती है, ये सवाल जहन में आता है। धरना या धरने दे सकती है, लॉन्ग मार्च किया जा सकता है और सिविल नाफरमानी की जो बात करते हैं क्या वो तहरीक चलाई जा सकती है? यकीनन वो जो भी ऑप्शन लेगी उससे निमटना हुकूमत के लिए पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा, चैलेंज होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दाएं बाएं मौजूद लोगों तक तहरीक-ए-इंसाफ की बहरहाल रसाई मुश्किल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ फिर वही कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी क्या पड़ी है? अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? रियासती ताल्लुकात शख्सियात की बुनियाद पर नहीं होते। मैं आपको याद करवाऊंगी, इंकलाब ईरान से पहले शाह ईरान अमेरिका के सबसे बड़े हवारी थे, लेकिन उनका तख्ता जब उल्टा गया था तो अमेरिका ने खमीनी साहब की हुकूमत को तस्लीम करने में कोई देर नहीं लगाई थी। इसके साथ ही वो अदालती महाज जिसे 26वीं तरमीम से बड़ी मुश्किल ठंडा किया गया, एक बार फिर गर्म हो गया है। 3 जजों ने आईनी बेंच के इख्तियारात के हवाले से अहम सवालात उठाए और चीफ जस्टिस को ख़त भी लिख दिया। ये सारी होनियाँ मुख्तलिफ लेकिन आपस में इंटरलिंक्ड हैं और ये लिंक सियासी सूरत हाल को आखिर कहाँ पर लेकर जाएगा, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद पैनल मौजूद हैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अहमद ओवैस साहब प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे और पीपल्स पार्टी से साबिक वफाकी वज़ीर, शायर, अदीब, मुसन्निफ मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। तमाम मेहमानों के वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, तो राना एहसान अफजल साहब, मैं आपसे ज़रा शुरू करना चाहूँगी। आप स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं। हुकूमत फिर कब कमीशन बना रही है? अब कमीशन का इनका मुतालिबा है, साफ साफ उन्होंने कहा इससे बातचीत आगे बढ़ेगी, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, मुज़ाकराती कमेटी ने 7 वर्किंग डेज़ का कहा है और वो 7 वर्किंग डेज़ जो है वो 27 या 28 जनवरी को मुकम्मल होते हैं। तो देखें, इसके ऊपर यही कोशिश की जा रही है कि कोई एक हतमी तौर पे एक ऐसा जवाब दिया जाए जो काबिल कबूल हो और जो लॉजिकल हो। तो उसके लिए 7 वर्किंग डे या 8 वर्किंग डेज़ डालें तो मुझे उम्मीद है कि उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर आप वैसे पूछें तो देखें, टेक्निकली तौर पे लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तार साहब ने इसके ऊपर बयान दिया है और उनका ये ख्याल है कि जब अदालतों के अंदर केस चल रहे हों, बल्कि अदालतें सज़ाएं भी सुना दे और दीगर केसेस जो हैं वो 90% अपना जो सफ़र है मुकम्मल कर चुके हों और 10% अब रह गया हो, तो उस वक्त जुडिशल कमीशन की मंतक नहीं बनती। लेकिन बहरहाल देखें, कमेटी जो मुज़ाकराती कमेटी है गवर्नमेंट की साइड के ऊपर, वो हर पहलू को देखेगी कि अगर बनेगा तो उसके TORs क्या होंगे, बन सकता है नहीं बन सकता, और उसका फिर हतमी तौर पे जवाब जो है वो दे देंगे इंशाल्लाह। ये 7 वर्किंग डेज़ का टाइम फ्रेम है, हो सकता है इसके अंदर दे दें, हो सकता है कि इससे 1-2 दिन ऊपर हो जाए। तो लेकिन ये कहना कि कोई आप डेडलाइन देंगे कि अगर तब तक ना हुए तो ज़मीन आसमान जो है वो आपस में टकरा जाएंगे, तो ये तो देखें फिर आप एक बिला वजह का प्रेशर और एक बिला वजह का आप कह लें कि आप मुज़ाकरात को ख़तरे में डालने वाली बात है। हम इस पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा जो है वो मुतासिर होते दिखाई देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार करना चाहिए और सब्र का मुजाहरा करना चाहिए।
अहमद ओवैस साहब, फिर इंतज़ार भी होगा और सब्र का मुजाहिरा भी किया जाएगा आप लोगों की जानिब से। देखिए, ये इंतजार और सब्र जो है ना, ये दोनों बड़े मुश्किल काम है। 2 जनवरी को ये बात हुई थी, जिसमें हुआ था कि ये इमरान खान से इन्होंने कहा जी हम कल मीटिंग करवाएंगे आपकी, और उसके बाद आपको इन राइटिंग अपने मुतालबात दे देंगे। जो 2 मुतालबात थे वो तहरीरी तौर पर, और अब अंदाजा लगाइए पूरा ये महीना गुजार दिया इन्होंने। अभी उसी यानी ये हो रहा है फलां हो रहा है फलां, इतनी कौन सी पड़ी, यानी कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए कोई इतना लंबा चौड़ा कोई मसला ही कोई नहीं है, जिसको नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बना के और वो सिर्फ ये डिले कर रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई सिंसियरिटी विद सिंसियरिटी ये चाह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हो जाएं। नहीं, आप ही कहना चाह रहे हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं हुकूमत वाले डिले, क्योंकि खिचड़ी पक रही है, आप कहने जानबूझ के कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डेलिबरेटली डिले हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल डेलिबरेटली है, क्योंकि अगर करना हो तो नियत हो तो यही काम जो है ये 2 दिनों में हो सकता था। कमिश्नर बनाना है, नहीं बनाना, अपने हाँ ना करनी है। चलिए, आपने हुकूमत की नियत पे भी शक का इजहार कर दिया अहमद ओवैस साहब। ठीक है, ये असल मसला तो ये है, ठीक है, ये टाइम फैक्टर को जो है वो एहतियात करनी चाहिए और उसको रीजनेबली उसको इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय नॉट अनरीजनेबल। राना एहसान साहब, इस पे मैं ज़रा आपका पॉइंट वो बाद में लेती हूँ, लेकिन पहले शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं चांडियो साहब को। मौला बख्श चांडियो साहब, अपने राना एहसान अफजल और अहमद ओवैस साहब को, तो मौला बख्श चांडियो साहब, अभी जो 9 मई के केसेस में अदालतों में चल रहे हैं और मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं, अब ऐसे में जुडिशल कमीशन बनाना, आपको नहीं लगता कि पूरा ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्स करने के मुतरादिफ हो जाएगा? ये कैसे होगा? जिनको सजाएं हो चुकी हैं उनके मुतालिक कैसे ये फैसला करेंगे? वो सजाएं को जायज़ करेंगे, नाजायज़ करेंगे? वो जो उन्होंने जेल काटी है या जो वक्त गुजारा है सजाओं में, उनका क्या होगा? आखिर इंसानों का बुनियादी जो हुकूक है वो सारे के सारे मुतासर हो जाएंगे। क्या आपने केसेस चला दिए, सजाएं दे दिए फौजी अदालतों में, अभी आप कमीशन बनाकर उनको क्या बेगुनाह करार देंगे? दूसरी बात बीबी, मेरी ईमानदारी की बात है, जिस दिन ये फैसला हुआ इनके मुज़ाकरात का, मेरे प्रोग्राम हैं, 2-3 प्रोग्रामों में मैं गया हूँ। मैंने कहा मैं दुआगू ज़रूर हूँ कि इस मुल्क से बहरान का खात्मा चाहता हूँ, सियासी बहरान का, लेकिन पुरुमीद नहीं हूँ कि ये नहीं चल सकेंगे साथ में। मैं इनको नियत तो नहीं कह सकता, अभी अच्छी बात नहीं लगेगी मुझे, लेकिन मैंने कहा ये नहीं कर सकेंगे। PTI का जो बदलता मौक़िफ़ है, ऐसे कराची के मौसमों की तरह ऐसे होता है, या इस्लामाबाद के मौसम की तरह वो फ़िज़ा है उधर, और यहाँ भी एक ऐसे ही मामलात है। ये मशकूक हो गए, हुकूमत मशकूक हो गई है PTI के रवैये की वजह से, और PTI का रवैया काबिल यकीन और काबिल भरोसा नहीं होता। तो मैं अभी भी दुआगू ज़रूर हूँ कि अल्लाह ताला करे ये मुफाहमत हो जाए, ये मसला हल हो जाए, पाकिस्तान से सियासी बहरान का ख़ात्मा हो जाए। लेकिन मैं अभी भी आप देखिए भला, आप देखें जो भी PTI के लोग बात करते हैं वो क्या करते हैं। कभी ऐसी भी अहमद ओवैस साहब बेटे, मैं गुजारिश करूँगा, कभी ऐसे भी मुज़ाकरात हुए कि इन 3 दिनों में नहीं किया तो फिर हम बम फाड़ देंगे? ऐसे मुज़ाकरात कैसे होंगे आप बताएं भला? आज़ाद फ़िज़ा में प्रेशर से हटा के बात करें, दोनों पुरखुलूस कोशिश करें बहरान से निकालने मुल्क को। ये दबाव के तहत कैसे बातचीत होगी? अगर नहीं इन दिनों में नहीं किया तो हमको कॉल दे देंगे अदम ताउन वाली और सिविल नाफरमानी। ये ऐसे मुज़ाकरात होंगे? ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते हैं। मुज़ाकरात हमारे हुकूमत के भी हुए हैं, PNA से हुई है, मुस्लिम लीग नून से हमने बातचीत की है कई बार, MQ से बातें हमारी होती रही हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। हाँ, बातें लंबी हो जाएं और बात है, पहले तय नहीं करते कि अगर ये नहीं किया तो हम सर फोड़ देंगे आपका। ऐसे नहीं होती है बातें, ये फिर ना करने के बराबर बातें हुई। पहले से ही आप फिजा खराब करोगे, बातें कैसे चलेंगी? मैं आपको एक बात कहता हूँ मेरे ज़हन की, जी खान साहब के पास पब्लिक बहुत है, अवाम बहुत है खान साहब के साथ, लेकिन खान साहब गैर सियासी जहनों के बीच में है। जितने भी अहम लोग बात कर रहे हैं PTI की तरफ से, उनमें से मुझे 3-4 में
सियासी जहन तो कोई नज़र नहीं आता। शाह महमूद साहब हैं और भी हैं, लेकिन वो गैर मौसर है। कुछ नौजवान समझकर, जाले समझकर बिठा दिए गए, उनकी बात को अहमियत नहीं है। जो आगे सामने हैं, मैं नाम उनके नहीं लेना चाहता, आते हैं मुझे चारों के नाम आते हैं, वो सियासी जहन नहीं है। उनकी बातें सुनो, हैरत होती है। इतनी बड़ी जमायत के नुमाइंदे बनकर बातें कर रहे हो, इतनी पब्लिक आपके साथ है, इतना बड़ा नाम आपका कायद है, और आपका रवैया क्या है, आपकी समझदारी क्या है, आप बताएं। तो मैं उनको सियासी जहन नहीं समझता। खान साहब कितनी भी ताकत रखते होंगे, गैर सियासी जहनों के बीच में है। हमने जो बहरान देखे हैं पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब के कत्ल का बहरान, बीबी के कत्ल का बहरान, फिर मार्शल लाए, लेकिन हमारे रवैये तो देखें। हम हर बहरान में भी सियासी सोच की बात करते थे, हमारे रहनुमा सियासी बातें करते थे। ये सियासी बातें कहाँ करते हैं, आप बताएं। ठीक है, चलिए ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अहमद उवैस साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अभी भी इस बहरान से बाहर बैठे हैं जरदारी साहब, जी चांडियो साहब, बिलावल साहब, ठीक है, लेकिन उनका रवैया देखो। ठीक है चांडियो साहब, जरा इजाजत दीजिएगा, फिर मेरा राना साहब की तरफ जाने। जी अहमद उवैस साहब। जी चांडिया साहब बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनका अपनी रवैया देखो जरदारी साहब का और बिलावल साहब का, अभी भी उनका रवैया ऐसा है कि बहरान हल हो जाए। ठीक है, सुनिए ना, हाँ जी, हम भी यही चाह रहे हैं कि जब ये हुआ था कि चलो बैठे हैं, अगर ये है हॉर्न लॉकिंग खुलती है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए 2 तारीख से लेके 12 दिन, 2 जनवरी से 12 दिन आप चले जाइए, जबकि अगले दिन इन्होंने इमरान खान से मीटिंग करा के, तो वो हमने ये इन राइटिंग मुतालबात पेश करने थे, 12 दिन तक मीटिंग नहीं हो सकी। आप कहते हैं ना कि आप ये इनकी नीयत ठीक नहीं है, हमारी नीयत को आप शक करते रहे, लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा है। ये बात जो है अगले दिन अगर मुलाकात हो जाती तो इन राइटिंग सामने आ जाती, बैठ के बात करते, हाँ ना में खत्म हो जाती मसला। अब जब एंडलेसली आप इसको चलाने की कोशिश करेंगे, और तो फिर क्या कहेंगे? फिर एक ऑपोजिशन वाले जो हैं, एक लूजिंग पार्टी है, जेलों में है, हमारे कारकुनान भी, तो हम यही कहेंगे ना। देखिए 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए हैं, आज तक जो है अभी मेजॉरिटी, ये कहते हैं ना कि 90% हो गया, मेजॉरिटी के अभी तक चालान अदालत में पुट अप ही नहीं हुए। बेशक ये मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए, और मैं सजा का मुस्तहिक कहूँगा अगर ये मैं गलत कह रहा हूँ। ये अभी तक सिर्फ चंद आदमियों को 12, 14, 20, 25 को जो उन्होंने सजा सुना दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो सैकड़ों जेल में, उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं तो क्या उनकी सजाएं रिवर्स होंगी अगर कोई इस तरह जुडिशियल कमीशन बनता है? आगे क्या होगा, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप फंडामेंटल राइट की बात चांडियो साहब करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स उनके बेचारों के कहाँ, पौने 2 साल। मैं ये समझना चाह रही हूँ अहमद उवैस साहब, अगर ये कमीशन बनता है तो जो ये सारा अमल है, क्या ये रिवर्स होगा? जिनको सजाएं हुई हैं उनका क्या स्टेटस होगा? कमीशन ये बताएगा कि ये वाकया क्या था, कमीशन ये बताएगा कि ये वाकया की, तो उसके बाद जो सजाएं हुई हैं वो पूरा अमल मुतासिर होगा, इफेक्ट होगा, ये सारा जो सहूलतकार थे, ये बताएगा कमीशन। तो आप केस कर रहे हैं कि वो हो रहा है, चले, वो तो खत्म हो जाना चाहिए था आपके सामने। और अगर कमीशन ये बताता है कि पीटीआई कसूरवार थी, तो फिर आप लोग कमीशन की नीयत पे शक करेंगे? नहीं, कमीशन की नीयत की साकी नहीं, वो तो देखे ना, जब वो तो था कि दोनों के रजामंदी के साथ कमीशन की अपॉइंटमेंट होगी और चल। सर रजामंदी के साथ अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बाद में उन्हीं अपॉइंटमेंट्स पे जिस तरह तनकीद की जाती है वो हम देखते हैं। तो देखना पहले ही हम जब हर बात का नतीजा निकाल के बैठ जाएंगे तो फिर तो हम कभी नहीं, देखिए अहम शख्सियात की जो अपॉइंटमेंट्स है वो भी रजामंदी से होती हैं, और उसके बाद फिर जो हो रहा होता है उन अपॉइंटमेंट्स के बाद उन शख्सियात के साथ जो सोशल मीडिया पे किया जा रहा होता है, जो कुछ आप जो है उसको एक दफा मसालियत को एक चांस दें सिंसियरली कि वो किसी तरीके से किसी तरफ लगे मसला। ठीक है, ये इस तरह डे होगा तो फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ राना साहब। अब हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे हैं आप लोगों से, और हुकूमत का जो चीफ एग्जेक्टिव है वो आता है तो बाकायदा हुल्लड़बाजी, हूटिंग शुरू कर दी जाती है और बाकायदा एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी जाती हैं। तो इससे फिर आप लोग जो बात करने के लिए बड़े संजीदगी का इजहार कर रहे हैं, और 7 वर्किंग डेज़ की भी बात की गई, तो आप लोग इस चीज़ को अफेक्ट होते हैं, इस चीज़ से बराह रास्त मुतासिर होते हैं कि फिर वर्किंग रिलेशनशिप आगे कैसे चलेगा, या इसके साथ साथ मुज़ाकरात का जो अमल है वो फिर संजीदगी उस साइड से भी नहीं है? ये देखें, असल में बात ये है कि ये पीटीआई का जो डीएनए है उसमें मसाइल हैं। मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, जो इनका डीएनए है उसमें क्या मसाइल हैं
कि इन्होंने कभी ये इस चीज़ को तरजीह दी ही नहीं है कि हम असेंबली के अंदर जो है एक उसके जो एजेंडा है उसको चलाएं, असेंबली को अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। इनकी आदत है एजिटेशन की, और वो भी ख़तरनाक किस्म की एजिटेशन की। आप ज़मान पाप में देख लें, पेट्रोल बम इन्होंने इस्तेमाल किए। 9 मई के वाक़यात, किस तरह वो चीफ की तैनाती के ऊपर उसको मुतनाज़ा बनाया भी था ना कि बस वो तो ये था जो इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल, आपको याद होगा उनका स्टेटमेंट। फिर आप ये देखें कि यानी कि IMF को ख़त लिखते हैं ना कोई, यानी कि सियासी जमातें कभी मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ काम करती हैं। फिर आप देखें ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा सिर्फ इसलिए नहीं, मुझे ज़रा बात मुकम्मल करना है। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ा ताकि UK से कोई प्रेशर डले, इंटरनेशनल प्रेशर डले। फिर अमेरिका का इन्होंने कोई गली कूचा नहीं छोड़ा। जो कहते थे हम कोई ग़ुलाम है, वहाँ इन्होंने वहाँ जो है वो टाकी फेरी, हर गली कूचे में दरवाज़ा खटखटाया कि भाई आप मुदाखलत करें मुल्क के अंदर, खान साहब को बचा लें। तो इन्होंने कौन सी कसर, अब ये जब फिर इन्होंने कहा जी ये फाइनल कॉल है और हम यहाँ से खान साहब को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, और इन्होंने एक जलाओ घिराव का वो 24 से 26 नवंबर इन्होंने तोड़ फोड़ जलाओ घिराव, 150 पुलिस वाला जख्मी कर दिया, रेंजर वाले पुलिस वाली को शहीद किया, गाड़ियाँ जलाई, तोड़ फोड़ की, शेल मारे। अब वो सब कुछ जब इनका फेल हो गया, कहीं से इनको कोई पजीराई नहीं मिली, तो ये मुज़ाकरात के टेबल पे आए। अब ये मुज़ाकरात पे भी इन्होंने कहा कि जी हम सिविल नाफरमानी शुरू कर देंगे, और मेरे ख्याल से ओवरसी पाकिस्तानियों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इन्होंने, इनके जितने स्पीकर थे यूट्यूब के ऊपर, वो रोज़ दर्शन देते थे कि भाई आपने पैसे नहीं भेजने, अब सिविल नाफरमानी शुरू होगी, पैसे नहीं भेजने। लेकिन आपने देखा कि ओवरसी पाकिस्तानियों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजे। अब भाई अगर बातचीत हो रही है तो आप उसको हो लेने दें। अगर हमने 7 वर्किंग डेज मांगे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो अब आप डेडलाइन तो देखें, ये इनकी सियासत में सब्र नहीं है, इनकी ठहराव नहीं है। इनकी सियासत में जो है वो ये गोलाबारी, बंदूक, और ये इसी तरीके से धक्के से माई वे और द हाईवे। भाई ये सियासत छोड़ दें, मुल्क के मफाद के बारे में सोचें यार। मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, हर लिहाज से हर इंडिकेटर बेहतर है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों के रिजल्ट आना शुरू हो रहे हैं। आप कहते हैं जी हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर आप यानी कि अमेरिका का रुख करना शुरू कर देंगे, फिर आप खतो खिताब। भाई इस सियासत को ब्रेक लगाएं, मुल्क उसको कोई यानी कि बेहतरी आ रही है, आप भी चलें, जमहूरी तरीके से चलें। ठीक है जी, चलें हम भी ज़रा प्रोग्राम के तरीके से चलते हैं। यहाँ पे ब्रेक होती है, ब्रेक को कंटिन्यू करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। राना एहसान अफजल साहब, अहमद उवैस साहब, मौला बख्श आंडियो साहब, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मौला बख्श आंडियो साहब, अहमद उवैस साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? राना एहसान साहब जब बात कर रहे थे, जी आप ज़रा वहीं से बात शुरू कीजिएगा, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैं कह रहा था, देखिए कि चांडियो अपने ये बात कर रहे थे अभी राना साहब, और बाद में वो कह रहे थे कि PTI के तो वो DNA के अंदर ही जो है वो एजिटेशन है और ये है और वो है। ये बातें छोड़ें, इन बातों को खुदा के लिए बस कर देंगे तो आगे कहीं चलेंगे। और ये बातें करने का सॉइस को एक दूसरे को एनॉय करें, हमें कोई फायदा नहीं होगा इससे। हमें पॉजिटिवली आगे निकलना है। अहमद उवैस साहब, मैं माजरत के साथ कुछ ऐड करना चाहूँगी। आप लोगों की जब हुकूमत थी, जब 18 में आप लोग हुकूमत में आए थे, तो आप लोगों ने नारा ये लगाया था कि जी करप्शन हुई है, और जो पिछली हुकूमतों में रहे। एक मिनट, फिर आप लोगों ने नैब के केसेस भी बनाए। जब केसेस बने, चले नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और नैब के चेयरमैन को बार बार ये बात वाजे करना पड़ती थी कि जी हुकूमत हम इंडिपेंडेंट है। अच्छा, फिर वो कुछ भी नहीं निकलता था अंदर से। विक्ट्री साइन बनाता था जिस बंदे को पकड़ा होता था और हुकूमत खाने में बंद किया होता था, वो विक्ट्री साइन बना के बाहर आता था। और जी प्रोसिक्यूशन वीक होती थी, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन नहीं। मेरी उस टाइम के चेयरमैन नैब से बात हुई, जावेद इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास, मैं सिर्फ हल्फन ही कह सकता हूँ, जिसको पकड़ा कोई दूध का धुला नहीं है। हाँ, फिर इन्वेस्टिगेशन वीक होती थी। क्या होता था, जो बंदा बाहर आ गया बस वो दूध का धुला है, उसको क्लीन चिट मिल गई। आप लोग अपने दौर में साबित कुछ नहीं कर पाए किसी के खिलाफ। नहीं, मैं बताता हूँ आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी 1980 में नवाज शरीफ जो हैं वो बने थे, पहली दफा सियासत में आए और फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब बने। 10 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए। 10 साल का रिकॉर्ड आज भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास भी और ये जो है वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पास महफूज है, जिसके अंदर इनके सालाना 10 साल का एनुअल रिटर्न जो है वो 5,000, 8,000, 10,000 से ज़्यादा नहीं है इनकी। और उसके बाद ये जो
प्रॉपर्टी बनी है इनकी अजीजिया की और जो एवरफील्ड की प्रॉपर्टी जो लंदन में अरबों रुपए की, ये कहाँ से बन गई? ये अब उसकी ये रिकॉर्ड अभी भी मौजूद है उसी तरह। अब अगर ये इन्फ्लुएंस करके अपने असर रसूख से और साथ इस्टेब्लिशमेंट को साथ में लाके जो कुछ जिस तरीके से ये कहें कि जी हम बरी हो गए हैं, वो रिकॉर्ड और वो जजमेंट्स जो है जिसमें वो रिकॉर्ड की डिटेल है वो छुपी हुई तो नहीं है किसी से, वो तो अभी भी वैसा ही है। वो प्रॉपर्टी को छुप के तो नहीं चलेगी, किसी की जेब में जा नहीं सकती है, वहाँ अभी भी इनके इस्तेमाल में इन्हीं के नाम पर है वो कहाँ से आई? ठीक, चले जी राना एहसान साहब से पूछते हैं। ठीक, देखिए ये सारे ये जो मफरूजे हैं ये साबित कर लेते हैं ना जब हुकूमत में थे, लेकिन उसके बाद आप ये देखें हकीकत क्या है, आवाम को हकीकत पता होना चाहिए। हकीकत ये है कि जब PMLN की हुकूमत थी 2013 से 2018 तक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मेरी बात की करप्शन इंडेक्स जी अहमद अवैस साहब जी, देखिए शहबाज शरीफ साहब अब प्राइम मिनिस्टर बने और प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने कहा कि जी मुल्क बड़ी क्राइसिस में है, लिहाजा मैंने फैसला किया कि मैं कोई तनख्वाह नहीं लूंगा। कुछ दिनों के बाद जब IPP का शोर मचा तो पता लगा कि दोनों बेटे जो हैं वो अरबों रुपया बगैर एक यूनिट बिजली दिए वो हुकूमत पाकिस्तान से ले चुके हैं। बताइए अब इसका जवाब क्वांटम। चलिए अब जवाब ले लूं मैं आपकी इजाजत से, जरा अहमद अवैस साहब, फिर मौला बख्श आंडियो साहब की तरफ। सबसे पहली बात तो ये कि ये IPPs के जो मुआहदे जो हुए हैं ये अपने दौर में वो कर लेते हैं ना, अपने दौर में तो ये सोए बैठे थे सत्तू पी के, इनको पता भी नहीं था, तो ये झूठा मफरूज है। इस दौर में 28 मुआहदों को हम खत्म करने जा रहे हैं और 1400 अरब का फायदा जो है वो हम कौम को पहुंचाएंगे और उसका जो बेनिफिट है सार्फिन को देंगे। दूसरा फैक्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक इनकी हुकूमत 140 पे थी करप्शन के लिहाज से, करप्ट तरीन हुकूमत थी, और उसके अब ये देखें ना उसके नतीजे आ रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो उन्होंने करप्शन की एडजस्ट कराए पैसे, वो एक फायदा दिया और उसके एवज करोड़ों रुपए के फायदे लिए और 460 कनाल की जमीन जो है वो हत्या ली, तो वो तो अब गिल्टी हो गए, उनको सजा हो गई है 14 साल की करप्ट प्रैक्टिसेस के जो है वो मद में। तो ये देखें इनके सारे बयानिए, ये खान साहब करप्शन, वो जो फराग होगी थी उसको भगा दिया कि भाई तुम भाग जाओ, तुम पकड़ी गई तो हमारे और पोल खुल जाएंगे, उसको भगा दिया। तो कहने का मतलब ये खुद ये करप्ट तरीन जो है वो इनका दौर रहा, करप्शन परसेप्शन। अब ये झूठे इल्जामात लगा रहे हैं जो कोई साबित नहीं कर सके जब अपना दौर हुकूमत था, तो खुदारा खौफ करें। अब तो आप साबित हो चुके हैं कि आपका लीडर ना सादिक अमीन है, वो करप्ट लीडर है, करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब है और वो सजा याफ्ता मुजरिम है। अच्छा जी, चलें, अगर आप दोनों की थोड़ी सी डिस्कशन ख़त्म हो गई हो तो मैं मौला बख्श आंडियो साहब जो कि मुस्कुरा भी रहे थे, खामोश भी थे, मैं आप दोनों की तो दोबारा आती हूँ। अहमद साहब ज़रा थोड़ा सा हौसला रखिएगा, अपनी बारी पे प्लीज़ बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। मौला बख्श आंडियो साहब, ये एक तो मतलब PTI वाले दबाव में ले रहे हैं हुकूमत को सर, फिर आप लोग इत्तेहादी भी हैं, लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव में लेते हैं। आज शेरी रहमान साहिबा ने दरियाए सिंध के पानी पर वफाकी हुकूमत को बड़ा प्रेशराइज़ किया, दबा दिया, और सेनेटर इरफान साहब ने कहा जी पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर बना रहा है, तो फिर मसला क्या है। फिर शाजिया मरी साहिबा जो उन्होंने भी पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के जो क़याम है उस पर उन्होंने बाकायदा कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, और हुकूमत से अक्सर गिले शिकवे रहते हैं नून लीग से पीपल्स पार्टी को कि हमें फ़लाँ मामले में एतमाद में नहीं लिया गया या फ़लाँ मामले में हमसे डिस्कस नहीं किया गया। तो सर फिर सबके जहन में एक सवाल आता है कि फिर ये जो गिले शिकवे बढ़ते चले गए तो क्या फिर हुकूमत के साथ चलना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, आप लोग बैकफुट पे जा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ शाजिया मरी साहिबा ने या हमारी सेनेटर साहिबा ने, शेरी रहमान साहिबा ने जो बातें की हैं, ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरी सिंध की बात है। पूरे सिंध में इस वक्त मुजाहरे हैं, पूरे सिंध में क़यामत बपा है, और क्यों न हो, पानी मसला ज़िंदगी है, पानी के बगैर कहाँ ज़िंदगी होगी। पहले भी मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, जो ज़बरदस्ती इन्होंने नहरें बनाई निकाली, इन्होंने हमारे मौक़िफ़ को नहीं सुना। अब भी सिंध के वज़ीर आला भी, हत्ता कि हमारे चेयरमैन जो हम सूबाई सोच रखते ही नहीं हैं, फिर भी, लेकिन क्यों, जिस इलाके का मसला होगा, जहाँ लोगों का ज़िंदगी मौत का मसला होगा, वहाँ हमारे चेयरमैन क्यों नहीं बात करेंगे। बिलावल साहब ने ऐलान कहा है हमें ये कैनाल मंजूर नहीं है, सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया है। वज़ीर आला कहते हैं हमें एतमाद में नहीं लिया गया है। सिंध की तमाम सियासी पार्टियां एक साथ खड़ी हुई हैं, अभी जदोजहद मिलकर नहीं कर रही, लेकिन आवाज़ उनकी सब एक है कि ये कैनाल नामंजूर है। और मैं भी कहता हूँ एक कारकुन के हिस्से में,
अभी ये कैनाल के मसले को ये संजीदा नहीं ले रहे हैं। अभी भी जो वादा करते हैं हमारी क़यादत से उन पर बात नहीं करते, इसीलिए हमारी क़यादत खामोश होकर बैठ जाती है। जनाब अभी हम जमहूरियत को चलाने के लिए तो उनका साथ तो दे रहे हैं, लेकिन ये भी हमें भी तो एतमाद लेंगे। इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं और जो फैसले करें, लेकिन मैं एक कारकुन हूँ सिंध से पीपल्स पार्टी का, मैं आपको कह रहा हूँ पानी के मामले पे सिंध का एक भी फर्द गवर्नमेंट के, मौजूदा गवर्नमेंट के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करेगा, और जो करेगा वो सिंध का नहीं कहलाएगा। सिंध में पहले भी ऐसा हुआ है मामला, 1 यूनिट में ऐसा हुआ है। जिन लोगों ने 1 यूनिट की हिमायत की उनको आज कई साल गुजरने के बाद भी सिंध के अवाम अपना नुमाइंदा नहीं समझते। पानी के मामले में भी जो मौक़िफ़ सिंध का होगा वो अगर कोई नहीं अपनाएगा तो वो सिंध का नुमाइंदा नहीं कहला सकता। हमें परेशानी नहीं है। आप देखें कालाबाग का मामला आया, बीबी कम अगर खड़ी होगी पंजाब और सिंध के सरहद पर, एहतजाज किया, वो एहतजाज सिर्फ सिंध का नहीं था, वो एहतजाज पाकिस्तान के बका का था। फिर चारों सूबों ने कहा कि जनाब ये कालाबाग पाकिस्तान की बका के खिलाफ है। अभी हम कहते हैं ये कैनाल बगैर पूछे, आप थल कैनाल बगैर पूछे, बगैर एतमाद में लिए शुरू किए हैं। आपको जमीनें आबाद करनी है, सिंध को गैर आबाद करना है। सर आपके ये कबूल नहीं करेंगे सिंध के अवाम, किसी भी पार्टी की हैसियत में आ जाए सिंध के अवाम को ये फैसला चलिए चांडियो साहब, राना सांझ साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। ये फैसला करने नहीं देंगे और मैं आपको खुलकर कह रहा हूँ कालाबाग की हिमायत करके तो मियां साहब का जवाल का आगाज हो गया था। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत हो और किसी भी सूबे का हक मारा जाए। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जितना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि चारों सूबे जो हैं उनको ना सिर्फ आपस में उनका तल्लुकात जो है वो बेहतरीन होने चाहिए, बल्कि वफाक जो है उसको एक बड़े भाई का जो है वो रोल अदा करना है, बल्कि बाप का रोल अदा करना है, सारे सूबों को साथ लेके चलना है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी सूबे का हक मारा जाए। देखें, ये एक टेक्निकल डिबेट है, कितना पानी कितना है, इरसा जो है वो पानी का मेजर जो है वो, तो ये बैठ के मामला हल होने वाले हैं। हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, इनको बैठ के टेक्निकली तौर पे देखा जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि सिंधियों का पानी जो है उसमें कमी लाई जाए या जो उनका हक है उसके ऊपर डाका मारा जाए। लेकिन हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हम पहले कब आपने फैसले कबूल किए? तो पहले आपने कब मुत्तफिका फैसले कबूल किए? नहीं, देखें बात ये है, बातें हुई, आपने कबूल तो नहीं किया। देखें, मैं ये कहता हूँ ये जो बात है, हम ये कहना शुरू कर दें कि फलाना सूबा फलाने का हक मार रहा है, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा, इस प्राइम मिनिस्टर के ज़ेरे क़यादत तो नहीं होगा। इन चीज़ों का हल निकलेगा, मिल के बैठेंगे, देखा जाएगा कि कितना पानी किसको मिल रहा है और सबके सामने फैसले होंगे इनकी मुशावरत के साथ। और जब तक ये हामी नहीं भरेंगे तब तक वो फैसला नहीं होगा। तो मिलके हमने फैसले करने, मुल्क को हमने तरक्की की राह पे लेके जाना है। ये मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा तासुर भी नहीं देना चाहिए। सुबाइयत की बात को आप तीनों मेहमान अग्री करेंगे। मैं वैसे सुबाइयत की बात को अक्सर इग्नोर करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि सुबाइयत की बात हम ना करें। मैं तो हमेशा बात करती हूँ हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन मैंने जब से होश संभाला चांडियो साहब, राना साहब, मैंने तो ये सुना है कि जी पंजाब जो है, बीबी पंजाब के वाले से बातें की जाती है ना हम लोगों को, कि पंजाब में बहुत खा जाता है और ये तनकीद की जाती है बिला जवाब। ये सूबाई बात नहीं है, ये पाकिस्तान के बका की बात है, सूबाइयत की बात नहीं है। तो हम भी पाकिस्तान की बका के मेरा लिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बका के लिए किसी सूबे का हक नहीं मारा जाएगा। पाकिस्तान की बका के लिए हमें एक टेबल पे बैठ के मुशावरत करनी है और हमें ये तासुर बाहर नहीं देना कि जी फलाना सूबा फलाने का हक मारा है। ये गलत तासुर है, ये अच्छे तासुर नहीं, जब तक हवा नहीं देनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि किसी सूबे का हक नहीं मारना चाहिए, किसी का 1% भी नहीं मारना चाहिए और हमें मिलकर। लेकिन आप बिला वजह ऐसी जब हकायक भी ना हो उसके ऊपर आप सियासत ये शुरू कर दें तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी चांडियो साहब, मेरी बात सुने। जब ये थल कैनाल निकला तो वादा क्या था कि सैलाब के जमाने में चलाया जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ ने लाठियां उठाकर ये थल कैनाल शुरू करवाया। आप क्या बातें करते हो? हवाई बातों के साथ नहीं चलेगा। हुआ क्या है वो जमीन पर मौजूद है। हम पाकिस्तान की बका की बात करते हैं, लेकिन बका तब होगी जब चारों सूबे मिलकर करेंगे। आप अकेले तौर पर लाठी उठाकर ताकत की बुनियाद पर फैसले मनवाएंगे, वो फैसले नहीं चलेंगे।
हम कह ही नहीं रहे कि हम कोई ताकत की बुनियाद पे या लाठी चला के फैसले करेंगे, हम तो आपके साथ बैठ के मिल के फैसले करेंगे और इंशाल्लाह जो उसमें फैसला होगा उसको आगे लेके चलेंगे। तो हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो समझते ही नहीं है ऐसा होना चाहिए। पहले कौन से हमारे माने पहले कौन से मुत्तफिका फैसले आपने मान लिए कि अभी मानेंगे? हुकूमत आपके बलबूते पे कर रहे हैं भाई। वैसे बड़ी बात कहती चांडू साहब, उन्होंने कहा हुकूमत अब आपके बलबूते पे कर रहे हैं। गुस्से में नहीं हूँ, पाकिस्तान के बका का मामला होगा तो हमारे में तरक्की तो आएगी। चले चांडू साहब उन्होंने बात ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा हम हुकूमत आपके बलबूते पे कर रहे हैं, तो आप जरा अपना गिला खत्म कर दें। ठीक है जी। अब अहमद उवैस साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अहमद उवैस साहब, ये जो ग्रैंड अलायंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई वाले, शायद खान अब्बासी साहब से भी मुलाकात हुई, इनके घर गए, तो क्या जिस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये जितनी भी लफ्जी एक जंग शुरू हो चुकी है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी के घरों का रुख भी किया जाए, उनसे भी बात की जाए, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए? गो कि जब हुकूमत बन रही थी तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आप लोग हुकूमत भी बना सकते थे, लेकिन तब पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से इनकार कर दिया गया था आप लोगों की लीडरशिप की जानिब से। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अलायंस बने या नहीं बनती है या क्या सूरत निकलती है, लेकिन एक हकीकत को हमें सिर्फ इसलिए इनकार नहीं कर देना चाहिए कि भी ये हुकूमत का आदमी कह रहा है या अपोजिशन का आदमी कह रहा है, ये मुखालिफ है, ये बेपंथ है। देखना यह है कि बाज़ मामलात इतने संगीन सूरत अख्तियार कर चुके हैं कि ऐसा लगता है कि ये निज़ाम जो है ये एक लंबे अरसे तक चल नहीं सकेगी, और वो ख़तरनाक सूरत हाल है। इसलिए कंसेंसस होना, राउंड टेबल होना जिसमें तमाम पार्टीज बैठे और सारे पॉलिटिशियंस को बिठाया जाए, बिला तखसीस सबको बिठाया जाए, और उसके ऊपर जो बुनियादी इश्यूज हैं, मसलन अब पाकिस्तान के आइन से मुतल्लिक़ हैं, उनको सामने रख के, क्योंकि देखिए जब भुट्टो साहब ने ये आइन 1973 का बहुत बड़ी कामयाबी थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का उसमें कंसेंसस लिया गया था। उस आइन के अंदर ख़ुसूसन जो है वो आज़ाद और इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है उसको मुकद्दम रखा गया था। पाकिस्तान के बुनियादी आइन के अंदर ये बुनियादी स्ट्रक्चर में शामिल किया गया था। इसी तरह से रूल ऑफ लॉ के साथ साथ जो है ये फंडामेंटल राइट्स की अहमियत, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आइन जो है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अब पाकिस्तान दो कौमों के कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो दो पार्टी के दरमियान होता है। एक पार्टी जो है ये इसमें यहाँ पर वो अब पाकिस्तान के अवाम है, दूसरी पार्टी जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अवाम ने अपने सारे राइट्स स्टेट के आगे सरेंडर कर दिए। आर्टिकल 5 को पढ़ लीजिए, और स्टेट ने इन रिटर्न गारंटी की है कि फंडामेंटल राइट्स जो आइन में दिए गए हम तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी वजह से ये सेंटेंस जो है वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उसके उसमें भी ये है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हो या कोई जज हो, उसके उसमें भी ये लिखा हुआ है, I will preserve, protect and defend the constitution of Pakistan। चले राना साहब, पाकिस्तान कायम तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तक फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते। अच्छा राना साहब, ये हुकूमत किसी किस्म का दबाव महसूस कर रही है? जब बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब से, तो फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की, तो इसका एक तासुर ये भी जा रहा है कि शायद आप लोग भी कहीं ना कहीं दबाव समझ रहे हैं। हम तो बहुत सुकून में हैं और हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि माशी तौर पे मुल्क आगे बढ़ रहा है। और देखें वो उसकी तनकीद ये बनती है, देखें बात ये है कि मैंने जिस तरह बताया कि पूरी दुनिया तो ये फिर आए और पूरी दुनिया से रिजेक्ट होके पीटीआई जो है, और इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही कहा हुआ था कि ये जो है वो सियासी लोग बात करें, हम बातचीत सियासी मामलात में नहीं करेंगे। तो फाइनली जब ये आए पूरी दुनिया घूम के और ठोकरें खा के, आपको वैसे लगता है पूरी दुनिया से रिजेक्ट हो गए? क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर तकरीबन हलफबरदारी हो गई, हलफ उठा ली है, हो गए जी। तो अब आगे उनकी उम्मीदें, इसकी फिक्र ना करें, वो सजा होगी ना जी, 14 साल की सजा है। अच्छा, अब ये जब घूम फिर के ये आ गए कि हमने पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात करने, तो उसके बाद इनकी एक मुलाकात हो जाती है चीफ के साथ, तो फिर ये फिसल जाते हैं कि जी वहाँ पता नहीं क्या होने जा रहा है, फलाना होने जा रहा है। तो हम इनको कह रहे हैं कि भाई आप अपनी व्हील बैलेंसिंग कराएं, आप अपनी अलाइनमेंट कराएं, आपको कहीं से घास नहीं मिल रहा, ये जो ये फोरम है आप इधर फोकस करें। तो हम उनको ये कह रहे हैं कि हमें तो पता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना। अच्छा, ये बार बार अपना किबला तब्दील कर लेते हैं, ये आते ही नहीं है इस पासे कि यहाँ जो है वो इस तरफ आ ही नहीं रहे कि यहाँ से जो है वो चश्मा यहाँ से निकलना है। ये चश्मा हर जगह तलाश करने निकल जाते हैं।
तो इनको इनकी कंफ्यूजन जो है वो एक चलिए अहमद उबैद साहब आपकी तरफ आने से पहले जरा राना साहब इस पे भी जरा कमेंट कर दें। गंडापुर साहब अफगानिस्तान वफ्द भेज रहे हैं, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत तो पूरी तरह से नाकाम हो गई है, अब मैं खुद जो तालिबान हुकूमत उनसे बात करूँगा। देखिए गंडापुर साहब बदतरीन उनकी परफॉर्मेंस है, ना उनका गवर्नेंस पे ध्यान है, ना उनका जो है लॉ एंड ऑर्डर को वो ठीक कर पा रहे हैं। 13 साल से इनकी 12 साल से इनकी हुकूमत है, 11-12 साल से कोई ये वहाँ डिलीवरी नहीं दे सके। सिर्फ सियासी बयानबाजी, इंतशार और नफरत की सियासत, ये इनका मैंने आपको टोटल इनकी समरी पेश कर दी है केपीके हुकूमत की। अभी भी ये टोपी ड्रामा, ये नारे लगा सकते हैं, ये डिलीवर अब आप देख लें खुरम के अंदर क्या इनकी परफॉर्मेंस है, 11 साल के बाद क्या परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। ना वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर दे सकें, ना वहाँ ये हेल्थ की फैसिलिटीज़ दे सकें, ना वहाँ ये रोड नेटवर्क अच्छा दे सकें। टोटली तौर पे फौजी ऑपरेशन उसकी मुखालफत भी कर चुके हैं लेकिन फिर मान गए। देखिए बात ये मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ जो इंतशार और सियासत ये पाकिस्तान के अंदर जो है एक कह लें कन्फ्यूजन फैलाने के अलावा अब इन्होंने जिरगा बिठाने की बात की है। ओ भाई आप वहाँ आपकी किधर है डिलीवरी, किधर है आपकी परफॉर्मेंस, किधर है, नॉन एग्जिस्टेंट है, जीरो है। अब आप वही ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी आवाम को वहाँ केपीके को लगा के आप समझते हैं कि आप कोई नताइज वहाँ दे देंगे। मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक परफॉर्मेंस है। देखें दूसरी तरफ के पंजाब में किस तरह जो है मैडम दिन रात जो है नए प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं अवाम के लिए, और किस तरीके से इंगेजमेंट अवामी तौर पे वो कर रही हैं। ये कोई बंदा कोई एजुकेशन में काम करता है, कोई हेल्थ में काम करता है, कोई सफाई के ऊपर काम करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करता है। यहाँ गंडापुर साहब सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके कभी जो है वो कोई इस्लामाबाद आ जाते हैं, कभी धमकियाँ लगाते हैं, और अब ये जिरगा बिठा रहे हैं। तो यही कुछ खेलते रहेंगे। खुरम मैं समझता हूँ बदकिस्मती है केपीके हुकूमत की कि वो फंस चुके हैं इनके चुंगल के अंदर। अच्छा जी, आपका लास्ट निकल आएंगे मेरे ख्याल से, ये आखिरी जो है वो इनका वहाँ भी टेन्योर चल रहा है और यहाँ वहाँ से भी सफाया होगा इनका पीटीआई। जी अहमद उबैद साहब देखिए मैं आपको बताऊं कि असल में ये जो अफगानिस्तान की हुकूमत से गुफ्तशुनीद की बात है, देखिए उस दिन से लेके आज की तारीख तक पाकिस्तान पे कितने टेररिस्ट अटैक और जो हालात खराब हुए हैं हमारे, और कितना नुकसान हुआ है जानी और माली, उसके मुकाबले में पिछले उससे 10 साल पीछे चले जाइए तो आपको उतना नुकसान नजर नहीं आएगा। ये चाहिए ये था कि ये उनको जब आपने इतने लाखों बंदे यहाँ बैठे हुए हैं, आप उस वक्त उनके अफगानिस्तान की हुकूमत से देखिए। अफगानिस्तान के आज हमारे साथ हालात अच्छे नहीं है ना, लेकिन एक लंबे अरसे तक 10 साल तक शाना पशाना हमने वो सोवियत यूनियन के खिलाफ वहाँ पे जंग लड़ी हुई है इकट्ठे। हम उनसे आराम से बैठ के बात करते हैं और बताते हैं कि उस वक्त हालात में ये लोग। ठीक है चले, वक्त की कमी है। ठीक है तमाम मेहमानों का, ठीक है तमाम मेहमानों का, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।